नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग की बैठक की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक ली, जिसमें 8 मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। तो दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्नेंस काउंसिल की 8वीं मीटिंग हुई। इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उप राज्यपालों को बुलाया गया था, लेकिन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचे। तो वहीं इसे लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के सवाल पूछे हैं, जहां उन्होंने सवाल पूछते कहा है कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे। बता दें कि बैठक का बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवत मान, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, तो वहीं तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के साथ केरल के सीएम पिनराई विजयन और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक शामिल हैं। इसे लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आए हैं वे जनता विरोधी और गैर जिम्मेदार हैं। जहां नीति आयोग के देश के विकास और योजनाओं के लिए बहुत जरूरी है और इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। अब जो मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहां तक नहीं ला रहे हैं और मोदी विरोध में आप कहां तक जा चुके हैं। इस बैठक में 8 प्रमुख विषयों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें विकसित भारत, एमएसएमपी के लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। जहां अनुपालन का बोझ कम करना इस बैठक में मुख्य अहम चर्चा का विषय रहा और वहीं महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और क्षेत्र के लिए विकास और सामाजिक बुनियाद ढांचे के लिए गतिशीलता इस बैठक के मुद्दों में शामिल रहे। 100 issues are proposed to be debated in the 8th Governing Council. अब आप इतनी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो यहां जो निर्णय लिए जाएंगे तो अपने प्रदेश की जनता की आवाज आप नहीं ला रहे हैं, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? ये निर्णय तो बंगाल के लिए भी होगा, ये निर्णय तमिलनाडु के लिए भी होगा, ये निर्णय बिहार के लिए भी होगा, ये निर्णय दिल्ली और पंजाब के लिए भी होगा, आदि आदि। तो इसका मतलब क्या है? ये बात पार्टी की ओर से हम बहुत गंभीरता से उठाना चाहते हैं कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे। संसद के शिलान्यास में आप नहीं आएंगे, उसके उद्घाटन में आप नहीं आएंगे। मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ी है, उस पर भी टीका करेंगे। आप कोरोना काल में भारत के लोगों के द्वारा, भारत के सेवा कर्मियों के द्वारा जो इतना बड़ा काम हुआ, डॉक्टर, एम्बुलेंस चलाने वाले और बाकी कंपाउंडर्स, नर्सेज, मोदी जी ने उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाया, काम तो उन्होंने किया ना। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, भारत का वैक्सीन बना, ऑक्सीजन आया, आपने उसकी भी खिल्ली उड़ाई। और अब तो इससे तो आपके सीधे आपके प्रदेश की जनता प्रभावित होने वाली है, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण मुद्दे जो 100 चर्चा होने वाले हैं उसके बारे में आपके यहाँ का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी। फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट, आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं। तो बुलेटिन में बात कर्नाटक की कर लेते हैं, जहां कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार किया गया है। इस दौरान कैबिनेट विस्तार में कैबिनेट में 24 मंत्रियों को जगह दी गई है। तो कर्नाटक में 20 मई को कांग्रेस की सरकार बनी, जहां सिद्धरामैया ने सीएम तो वहीं डी.के. शिव कुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। और अब एक हफ्ते बाद शनिवार को सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, जहां बेंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई है और इनमें से 9 लोग पहली बार विधायक बने हैं, जबकि एक महिला विधायक भी इस मंत्रिमंडल में शामिल है। जहां कर्नाटक कैबिनेट में अब 34 मंत्री हो चुके हैं। जहां कर्नाटक सरकार में शनिवार को पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। सीएम सिद्धरामैया ने अपनी कैबिनेट में 24 नए विधायकों को जगह दी है और मंत्रिमंडल में 3 विधायक अनुसूचित जाति, 2 विधायक अनुसूचित जनजाति के और 5 विधायक पिछड़े समुदाय कुर्बा, राजू, मराठा, एडिगा और मोगावीरा में शामिल हैं। और इसके अलावा ओल्ड मैसूर और कल्याण कर्नाटक के क्षेत्र से 7 मंत्री, तो वहीं कित्तूर कर्नाटक से 6 और मध्य कर्नाटक से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। जहां सीएम सिद्धरामैया ने अपने पास वित्तीय विभाग रखा है, जबकि डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार को सिंचाई और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट विभाग दिया गया है। वहीं जी परमेश्वर को गृह विभाग मिला है। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक सीएम ने अपने पास कैबिनेट मामले, इंटेलिजेंस, पर्सनल और
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और सूचना विभाग रखा है। और इस तरह ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग दिया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जो तेलंगाना के सीएम से मिले हैं। तो दिल्ली सरकार और केंद्र अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अब आमने सामने नजर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाया गया था, जिसके विरोध में अरविंद केजरीवाल ने सीएम विपक्षी दलों की गोलाबंदी करने में जुटे हुए हैं। जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की, जहां सीएम केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी की नीत पार्टी में पंजाब सरकार के सीएम भगवत मान और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने सीएम आवास पर प्रगति भवन में उनसे मुलाकात की, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से साथ संबंधित केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए भारत राष्ट्रीय समिति का समर्थन करने की मांग के लिए पहुंची। बता दें कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए गैर बीजेपी शासित दलों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, जिससे कि इस बारे में संसद में विधेयक लाए जाने पर केंद्र सरकार की कोशिश विफल हो सके। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ही ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बीजेपी नीति सरकार असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक अध्यादेश को लाई है और इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए वे तेलंगाना के सीएम से हैदराबाद में मुलाकात करेंगे। जिससे इस हफ्ते की शुरुआत में ही केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, उद्धव बाला ठाकरे वाले ग्रुप शिवसेना के साथ मीटिंग की और साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात कर इस मामले में समर्थन मांगा था। जहां केजरीवाल इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी समर्थन मांग चुके हैं। बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की, जिनका धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो देश के शीर्ष पहलवानों की यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर 28 अप्रैल को भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने शनिवार को स्टेटस रिपोर्ट लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची और इसे अदालत को सौंपा। बता दें कि पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि अदालत ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर में दिल्ली पुलिस की जांच की निगरानी करे। जहां पुलिस ने शनिवार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है और पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि दर्ज की गई सभी एफआईआरों में पीड़ितों के बयान धारा 174 के तहत दर्ज किए जा चुके हैं और इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को की जाएगी। जहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों में कुछ समय पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी और अदालत ने दिल्ली पुलिस को 164 सीआरपी के तहत पीड़ितों का बयान दर्ज करने के निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए निर्देश दिए। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने बीजेपी सांसद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने प्रदर्शन का समर्थन किया है और बाबा रामदेव ने इस दौरान कहा है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, उनकी तुरंत ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। जहां देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में कई वीआईपी और वीवीआईपी लोग शामिल होने के लिए संभावना जताई जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। जहाँ 28 मई के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है और नई दिल्ली को लेकर जिले के लिए क्षेत्र में नियंत्रित क्षेत्र को माना जाएगा, जहाँ केवल सार्वजनिक वाहनों और सिविल सेवा के उम्मीदवार, वास्तविक निवासियों और लेबल वाले वाहनों को ही आपातकालीन वाहनों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। जहां 28 मई को मदर टेरेसा सेंट्रल रोड पर गोल चक्कर 3 मूर्ति तक
इस दौरान रोड के लिए ट्रैफिक पर प्रतिबंध रहेगा और केवल सिविल सेवा के उम्मीदवार, वास्तविक निवासियों और लेबल वाले वाहनों को ही आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। जहां दिल्ली पुलिस ने आम जनता और वाहन चालकों को भी सलाह दी है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें और सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का भी पालन करें। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।